नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन जो होता है फ्रेंड्स ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मीथेन की, आपको ये पता होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी गैलीलियो। गैलीलियो जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूरबीन जो होता है ये एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि हम दूर की जो चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर आपसे एग्जाम में ही पूछा जाए कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, JL बेयरड ने किया था। आपसे पूछा जाएगा थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था, डिवार ने किया था। ठीक है, और पूछा जाएगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक ने किया था। अपन ये सभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम का मतलब होता है फ्रेंड्स एटम बम। ठीक है, एटम जो बॉम्ब होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम जो होता है फ्रेंड्स ये कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन को हम न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं नाभिकीय विखंडन को। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपसे एग्जाम फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर होगा अन्योन्य प्रेरण पे। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो नाभिकीय विखंडन है इसमें हमेशा हम यूरेनियम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि जिसको कि हम D2O भी बोलते हैं का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर जिसको कि फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, इसमें जो भारी जल का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो मंदक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पायरोमीटर द्वारा। सूर्य का जो फ्रेंड्स तापमान होता है वो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपको पता होना चाहिए पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसे कि हम हाई टेम्परेचर को यानी कि उच्च तापमान को मापते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य है इस पे जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो होती है हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स क्या होता है, हीलियम होता है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ना वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस अभिक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन को फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो ताप होता है इसका SI मात्रक होता है केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने, क्योंकि यहाँ पे ताप की बात हुई थी ना और यहाँ पे सूर्य की बात हुई थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है। ठीक है, जो जीके की बुक होगी वो रवि स्टडी IQ जीके नाम से होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। जल्दी फ्रेंड्स आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी बुक। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हो। रवि स्टडी IQ जीके नाम से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी घट जाता है। साबुन को फ्रेंड्स जब भी हम जल में घोलते हैं जो पृष्ठ तनाव होता है वो हमेशा घट जाता है। पृष्ठ तनाव को फ्रेंड्स हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। और कभी भी अगर हम साबुन को जल में घोलते हैं जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बरसात की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? इसका आंसर होगा तेल का जो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव होता है वो जल से कम होता है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भूस्थिर उपग्रह। भूस्थिर उपग्रह को फ्रेंड्स हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं का आवर्तन काल कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 24 घंटे का।
भू स्थिर उपग्रह जो होता है फ्रेंड, जिसे कि हम जियो स्टेशन सैटेलाइट बोलते हैं, इसका आवर्तन काल होता है 24 घंटे का। यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स देखो, अगर इसका ये जो भू स्थिर उपग्रह है इसका आवर्तन काल 24 घंटे का होगा, तो आपको ये भी पता है कि फ्रेंड जो पृथ्वी है, ठीक है, अपने अक्ष पर पूरा घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। और ये अगर ये सैटेलाइट भी जो है अगर 24 घंटे का टाइम लेगा घूमने में, तो फ्रेंड इसलिए जो पृथ्वी का जो फेस होता है और इस सैटेलाइट का जो फेस होता है बिल्कुल आमने सामने होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। कभी कभी आपको एग्जाम में 36,500 भी दे देंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो का होगा, ठीक है, 60 किलो का, और जब भी आप चंद्रमा पे जाओगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 किलो का हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल डैश रहेगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, समान रहेगा। किसी बाल्टी में फ्रेंड्स अगर किसी बाल्टी में पानी है और उसमें बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो फ्रेंड जो बाल्टी का जो पानी का तल होगा, यानी पानी का जो लेवल होगा ना फ्रेंड्स, वो हमेशा समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें पानी है और इसमें बर्फ़ पड़ा हुआ है, बर्फ़ जब पिघल जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जितना जब बर्फ़ डला हुआ होगा, जितना लेवल उस टाइम होगा पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर कोई भी जहाज है, ठीक है, वो नदी में चल रहा है और जब वो समुद्र में आ जाता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये होगा कि जहाज का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, बर्फ़ पानी से हल्की होती है। ठीक है, बर्फ़ पानी से हल्की होती है, यानी कि जो डेंसिटी होता है बर्फ़ का वो पानी से कम होता है, लेकिन अल्कोहल से भारी होता है, इसलिए फ्रेंड्स अल्कोहल में डूब जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के डैश होता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है फ्रेंड्स, ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यह आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको ही पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो दाब की बात हुई थी, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दाब का जो फ्रेंड्स मात्रक होता है ये पास्कल होता है, ये आपने याद रखना है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान का सूचक होती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो वायु दाब मापी होती है, यानी कि जो बैरोमीटर होता है, उसकी रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आती है तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है, मतलब किस चीज़ का सूचक होता है। आपका आंसर होगा तूफान का सूचक होता है। और पूछा एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों। आंसर होगा क्योंकि वहाँ ऊपर जाके वायु दाब घट जाता है। फिर जितने भी आपको मैं एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को पसंद आ रही है फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जब आपको मैं सभी क्वेश्चन करवा दूंगा इस वीडियो में, उसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। और लास्ट में फ्रेंड 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का फ्रेंड्स मात्रक होता है ल्यूमेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये भी आपने याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण को फ्रेंड्स हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और फ्रेंड जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपने करंट अफेयर डेली पढ़ना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है करंट अफेयर चैनल का, डेली पीडीएफ भी मिलती है वीडियो हर वीडियो की। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि। एक और चैनल है जिसका नाम है बेस्ट एग्जाम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड, जाके आप सब्सक्राइब करिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो होता है फ्रेंड्स ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है। फ्रेंड जो न्यूटन की जो वैज्ञानिक था इसने 3 नियम दिए थे, ठीक है, गति के। और जो पहला नियम था उसको जड़त्व का नियम या बोल सकते हो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये कहा था न्यूटन के तीसरे नियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर है ऑप्शन सी अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट होगी यानी अनंत होगी। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो फिर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेंगे, ये आपने याद रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना फ्रेंड्स वो जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शेविंग के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो ये है कि पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह प्रयोग में आता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह के लेंस की तरह प्रयोग होता है? अवतल लेंस की तरह प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो होता है फ्रेंड्स ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी लोहा। लोहा जिसका सिंबल होता है फ्रेंड्स Fe, ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और फिर जो हमारा रक्त होता है उसका रंग लाल जो होता है ना फ्रेंड्स वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रक्त से जुड़ा हुआ पूछा गया एग्जाम में कि जो मानव शरीर में रक्त की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? आंसर होता है